तो टुडेज आवर टॉपिक इज मॉडल कन्वेंशन, ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशन। तो इसमें तीन मॉडल है, ओईसीडी मॉडल, यूएन मॉडल, यूएस मॉडल। ओईसीडी मॉडल कहाँ पे लगता है? सो ओईसीडी मॉडल इज मॉडल कन्वेंशन बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें ही ये अपना ओईसीडी लगता है, एंड इट इज रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन, जहाँ का रेसिडेंट है वहां पे टैक्स लगेगा। तो ये है रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन। 32 आर्टिकल्स है ओईसीडी। यूएन मॉडल में क्या है? मॉडल 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 कन्वेंशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो बनाता है सोर्स बेस्ड टैक्सेशन होता है। 31 आर्टिकल इसमें होता है। यूएस मॉडल क्या है? अप्लाइड बाय यूएसए, वो तो अपना खुद का ही चलाता है। फिर ओईसीडी एंड यूएन मॉडल, पहले तो टाइटल आता है। टाइटल में क्या होता है? टाइटल कन्वेंशन बिटवीन स्टेट ए एंड स्टेट बी फॉर एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन ऑन इनकम एंड कैपिटल एंड प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। फालतू है। प्रीएम्बल क्या होता है? दिस कन्वेंशन इज फॉर अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन एंड नॉट फॉर ट्रीटी शॉपिंग। तो ये ट्रीटी शॉपिंग करने के लिए के लिए नहीं है। कोई बाहर का आदमी आके वहां पे रहता है और वहां से कमा रहा है, तो ट्रीटी शॉपिंग करने के लिए नहीं है, बट इट इज फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। नाउ फर्स्ट आर्टिकल 1, पर्सन कवर्ड। आर्टिकल 1 में क्या होता है? पर्सन कवर्ड। दिस कन्वेंशन शुड अप्लाई टू पर्सन हु आर रेसिडेंट ऑफ वन और बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो कौन से पर्सन पे ये अपना लगता है? डीटी डबल है तो उसका ये है ना, डीटी डबल का ढांचा है, एक स्ट्रक्चर जैसा है, तो वही है। फिर आर्टिकल 2 में क्या होता है? टैक्सेस कवर्ड। तो टैक्सेस कवर्ड में क्या होता है? दिस convention shall apply to taxes on income and capital, also apply on any similar or identical tax imposed after signature of the convention। तो DT डबल जब भी साइन हो गया तो उसमें इनकम और कैपिटल के रिलेशन में जो भी होता है, उसके उसके रिलेशन में आर्टिकल 2 होता है। आर्टिकल 3 जनरल डेफिनेशन होती है। पर्सन, पर्सन में कौन होता है? पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, इंडिविजुअल, एनी बॉडी ऑफ पर्सन। कंपनी में क्या होता है? मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट। एंटरप्राइज कौन होता है? मींस पर्सन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशनल सर्विस। ये फालतू था अब तक था। अब मेन है कि आर्टिकल 4 रेसिडेंट कौन होता है? दिस आर्टिकल डिफाइंस रेसिडेंट। This article is important because the benefit of treaty can be taken only by resident of the contracting state. If an individual is a resident of both the contracting states, then a tiebreaker rule is adopted as follows. Tiebreaker rule लगता है, वो क्या होता है? पवन हंस, पवन हंस, पवन हंस, पवन हंस, पवन हंस, पवन HC, पवन हंस, पवन हंस, पवन हंस, पवन हंस। तो पीवी, तो पहला तो है पी, पहला तो परमानेंट होम। तो कंट्री ऑफ रेसिडेंस कौन सा है? तो उस पे कंट्री वेयर ही हैज परमानेंट होम इज इक्वल टू कंट्री ऑफ रेसिडेंस। If this doesn't work, then country where he has a vital interest is equal to country of residence, that is the country where his personal or economic relations are closed। तो vital interest वाला हो गया। If this doesn't work, then the country of habitual habit, जहाँ पे वो रहता है, so it's equal to country of residence हो जाता है। That is the state where maximum time is spent। If this doesn't work, habitual abode भी नहीं चला, तो country of nationality, country of residence हो जाता है, and that is the country where he has official right to belong। And अगर nationality वाला भी नहीं चला, तो इफ तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल डिसाइड द प्लेस ऑफ रेसिडेंस बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। तो ये अपना हो गया रेसिडेंट का डेफिनेशन। नाउ विल मूव टू द आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो अपने रेसिडेंट में क्या है? परमानेंस, परमानेंस। पी से परमानेंट होम, वी से वाइटल इंटरेस्ट, एच से habitual abode, N से nationality, C से competent authority। Now, permanent establishment. This article is important because business profits of an enterprise can be taxed by the source country only if such enterprise has P in the source country. Hence, meaning of the P is important as per this article. P means a fixed place of business through which business of an enterprise is carried on wholly or partly। तो P क्या होता है? कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से बिजनेस होता है होल्डी या फिर पार्टली। इट इंक्लूड्स अ बिल्डिंग और साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन ओनली इफ इट लास्ट्स फॉर मोर देन 12 months। तो तभी ही P आता है एज पर यूएन मॉडल। तो अबाउ लास्टिंग पीरियड इज मोर देन 6 months। तो यूएन मॉडल, अपने इंडिया वाले यूएन मॉडल करते हैं, लेते हैं। तो यूएन मॉडल के अनुसार 6 months, अगर मोर देन 6 months है तो वो अपने यहाँ पे पी बन जाता है। पी ऑल्सो इंक्लूड सुपरवाइजरी एक्टिविटीज। अगर कुछ सुपरवाइजरी एक्टिविटीज करना है इन कनेक्शन विद अबाउ प्रोजेक्ट, इफ इट लास्ट फॉर मोर देन 6 months, तो वो भी इसमें आ जाता है। पी की डेफिनेशन, पी की डेफिनेशन, पी ऑल्सो इंक्लूड्स फर्निशिंग ऑफ सर्विसेज बाय एन एंटरप्राइज थ्रू एम्प्लॉयज एक्सेट्रा इफ सच एक्टिविटीज कंटिन्यू फॉर अ पीरियड और पीरियड्स एग्रीगेटिंग 183 days इन अ पीरियड ऑफ 12 months। तो जब भी कोई सर्विसेज जो अगर प्रोवाइड कर रहा है बाय एन एंटरप्राइज टू द एम्प्लॉयज, तो वो भी अपने पी की डेफिनेशन में आ जाती है अगर 183 डेज से ज्यादा की सर्विसेज दी गई है तो। बट ये एक्सक्लूड करेगी क्या? अ प्लेस सोनली फॉर सडपीओ ऐसे स्टोरेज, डी से डिस्प्ले, डी से डिलीवरी, नॉट एक्सक्लूडेड इन यूएन मॉडल। प्रोसेसिंग, परचेसिंग गुड्स, कलेक्शन ऑफ information एंड एनी अदर information। The term PE also includes any an agency PE. As per the above definition, there must be a fixed place of business. However, in some cases, even if there is no fixed place of business, there shall be a PE if an enterprise has an agent in the source country. Agent in the source country, provided all the following conditions are satisfied. That is D, C and N। तो ऊपर वाली जो जितनी कंडीशन है वो अगर फॉलो कर दी तो भाई उसका एजेंसी पी भी अपने में यहाँ पे आ सकता है। Now, P shall not include maintenance of fixed place of business for purchasing or collecting information, maintenance of fixed place of business only for
pairing or auxiliary activities subject to anti-fragmentation rule, advertising and promotional activities, independent agent, but dependent agent is P, वेबसाइट बट सर्वर इस अगर सर्वर है तो पी आ जाता है, सब्सिडरी एसोसिएट सेपरेट लीगल एंटिटी वो सब यहाँ पे नहीं आता है ना। नाउ अपन आ जाता है बिजनेस प्रॉफिट्स, आर्टिकल 7 बिजनेस प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शैल बी टैक्सेबल इन अ रेजिडेंट स्टेट, इट शैल आल्सो बी टैक्सेबल इन सोर्स स्टेट ओनली इफ एंटरप्राइज हैज पी। तो सोर्स स्टेट पे कब होगा, जब वहां पे पी होगा। बट यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल भी लग जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल का है क्या है कि भाई जो कस्टमर है वो डायरेक्ट हेड ऑफिस, जो मान ले यूएस से कांटेक्ट करता है कि तू मुझे 5 या 6 लाख की गाड़ी दे, 5 या 6 गाड़ी भेज दे। बट वो अट्रैक्ट क्या से हुआ कि इंडिया में जब पी था तब उसने कांटेक्ट किया, तो वो भी इनकम यहाँ पे मर्ज हो जाएगी इन द आर्टिकल 7 बिजनेस प्रॉफिट्स। नाउ आर्टिकल 11 है इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग टू पर्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन शैल बी टैक्सेबल इन रेसिडेंट स्टेट ओनली। इंटरेस्ट इनकम में ऑल्सो भी टैक्स इन सोर्स स्टेट। सोर्स स्टेट में अगर टैक्स करनी है तो कैसे करनी है कि ओईसीडी के हिसाब से 10%। बट ओईसीडी तो अपन फॉलो करते नहीं है, अपन तो यूएन वाला है। यूएन में क्या बोलता है, टैक्स शैल नॉट एक्सीड सच परसेंटेज, कोई परसेंटेज एक परसेंटेज इनकम दी होगी तो वो वहां पे आ जाती है। फिर अपन देख लेते हैं आर्टिकल 12 और 12 है। तो आर्टिकल 12 है रॉयल्टी इनकम। तो रॉयल्टी इनकम ओईसीडी मॉडल में सोर्स कंट्री हैज नो राइट टू टैक्स। तो रॉयल्टी में ओईसीडी में कोई कोई टैक्स नहीं है, बट वहां पे यूएन मॉडल में हैज लिमिटेड परसेंटेज, तो एक परसेंटेज ऑफ टैक्स बोल देते हैं तो वो उतना चार्ज करने का होता है। फिर आर्टिकल 12 है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। वो भी अपने ओईसीडी मॉडल में नहीं है, बट वहां पे है अपने यूएन मॉडल में एक स्पेसिफाइड परसेंटेज अपने को टैक्स भरना पड़ता है, तो वो आ जाता है। फिर आर्टिकल 12 कैपिटल गेन्स सोर्स कंट्री हैज फुल राइट टू टैक्स इफ कैपिटल गेन इज फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड एसेट्स। ये है ओईसीडी का। और यूएन मॉडल में क्या है, सोर्स कंट्री हैज फुल राइट टू टैक्स इफ कैपिटल गेन्स इज फ्रॉम प्रिस्क्राइब एसेट्स। ये भी हो गया अदर इनकम सोर्स कंट्री हैज नो। ओईसीडी में बोलता है कि अदर इनकम का कोई करने की जरूरत नहीं, बट वहां पे सोर्स कंट्री हैज फुल राइट टू टैक्स द अदर इनकम। अब ऊपर एक इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज आर्टिकल 14 रह गया। तो ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं है ओईसीडी में, बट अपने यूएन मॉडल में सेम है आर्टिकल 7। ओनली डिफरेंस इज दैट दिस आर्टिकल यूजेस द टर्म फिक्स बेस। तो वहां पे पी था, यहाँ पे फिक्स बेस आ जाता है, बस उतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम चीज है आती है। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल अपन ने देख लिया। नाउ डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, द टर्म इंटरेस्ट मींस इनकम फ्रॉम डेट क्लेम्स लोन एक्सेट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम्स एंड प्राइसेस अटैच्ड to such interests and excluding penalty for late payment, including premiums and prices and excludes penalty for the late payment. Definition of royalty. Royalty क्या होती है? The term royalty means consideration for the use of copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematography or cinematographic films or patent, trademark, design or models, plan, secret formula or process, industrial, commercial और scientific equipment only in UN model। तो ये सब UN model में ही है। Now definition of technical services क्या होती है? Fees for technical services means payment for managerial, technical or consultancy services. It excludes technical services for personal use, services as employee and services as a teacher. Definition of professional ठीक है, वो तो इतना importance नहीं रखता है। Now we will move to आर्टिकल 21 तक हो गया। नाउ वी विल मूव टू द आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? आर्टिकल 23 अपना क्या बोलता है कि आर्टिकल 23 में आ जाता है अपना चीजें मेथड्स ऑफ एलिमिनेटिंग डबल टैक्स। तो ये क्या बोलता है, OECD और UN model provides right to tax various incomes to the contracting states where by the virtue of this convention a resident is taxed in the country of source only सोर्स ऑल्सो देन द कंट्री ऑफ रेसिडेंशियल प्रोवाइड रिलीफ टू सच। तो दो मेथड से रिलीफ मिलती है, एक तो एग्जाम्पशन मेथड, एक है टैक्स क्रेडिट मेथड है। वो अपने डीटी डबल में पढ़ लेते हैं। नाउ आर्टिकल 24 क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन। दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बिटवीन द रेसिडेंट्स एंड द रेसिडेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। एंड जो सादा रेसिडेंट होता है वहां का रेसिडेंट होता है और जो नॉन रेसिडेंट होता है उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। नाउ म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। तो ये क्या है, दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर मैकेनिज्म टू बी अडॉप्टेड इन केस देयर इज अ any dispute arising due to DTAA। In case of any dispute, a person can present his case to the competent authority of the country where he is resident। तो जहां पे वो रेसिडेंट है वहां पे वो जाके अपना केस रेफर कर सकता है। However, in OECD, a person can present his case to the competent authority of any country. If the objection of the person is justified, then competent authority shall resolve the dispute alone on its own। However, if the competent authority is not able to solve, तो म्यूचुअल अग्रीमेंट से अपन को सॉल्व करने का होता है। अगर वो भी नहीं हुआ तो आर्बिट्रेटर के पास जाके अपन को सॉल्व करने का रहता है ना। आर्टिकल 26 और लास्ट आर्टिकल है, कौन सा है, exchange of information। This article covers rules for exchange of information between the contracting states for proper
of application of treaty and for tracing the tax evidence. This article entitles a contracting state to request for information from other contracting state. Any information received shall be treated as a secret information. It can be used only by the tax authority. A contracting state shall not impose the other contracting state for information which is against the law. अगर वो information against the law है तो उसको अपन को लेनी नहीं होती है. For information which is हाँ, तो a contracting state shall not impose the other contracting state for information which is against the law. जो against the law है, for information which is not obtainable, कोई obtainable ही नहीं है information. और थर्ड है for information which would disclose the trade secret of that country. तो वो मांग नहीं सकता. ऐसा नहीं कि अगर अग्रीमेंट किया है तो भाई सभी इंफॉर्मेशन दे दो. ऐसी कोई अगेंस्ट द लॉ नॉट ऑब्टेनेबल इंफॉर्मेशन या फिर ट्रेड सीक्रेट है तो उसको नहीं देना हो. वो उसकी क्या होता है, डिस्क्रिशन पे है. So this was it, the chapter OMTC, Model Tax Conventions.